डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड द एस्पायरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज के हमारे इस बाइलिंगुअल लेक्चर 8 में हमारा टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में उन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को बदलना जो कि सीधे सीधे से सेंटेंस का रूप हमें नहीं दर्शाती हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को जो किसी टेंस में दिया गया होता है को कैसे पर्सन और टेंस बदल करके हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। तो हमने वो सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम उन स्पेशल एक्सप्रेशंस की यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग सीखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, टेंस का भी पता नहीं चल रहा। हम ये भी नहीं समझ पाते कि जैसे यहाँ पर सॉरी लिखा है तो ये इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है ये सब। तो हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को आज इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इस तरह के सभी लेक्चर्स को एक सीरीज में देखते रहने के लिए प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और निश्चित रूप से ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना और आपका शेयर करना हमें अपने इस उद्देश्य में कि हम आपको और बहुत बेहतर सिखाएं बड़ा हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि कहता है ही सैड सॉरी। यहाँ पर आपने देखा ही सैड सॉरी, तो इसमें सॉरी है। अब सॉरी को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली एक रिपोर्ट है। डायरेक्ट स्पीच एक डायरेक्ट स्पीच जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो हम बोल रहे हैं आप सीधे सीधे सुन रहे हैं, ये नरेशन का डायरेक्ट रूप है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे वर्ड्स, बातें तो कहना सही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स एडिशनली हम लिख करके उसको एक्सप्रेस करते हैं स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पर तो केवल एक स्पोकन टर्म सॉरी आपने देखा, और सॉरी को अब आपको रिपोर्ट बनाना है, तो आप कहेंगे ही ने सॉरी मांगा, ही ने माफी मांगी, या ही ने अफसोस जताया। अब अफसोस जताया, इसको एक पूरा सेंटेंस का रूप देना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। सॉरी का मतलब है अफसोस जताना, या उसको लिसनर को दुख हुआ है, स्पीकर को दुख हुआ है, ये दर्शाना। तो जब आपको ही सैड के बाद सॉरी आ जाए तो या तो आप इसमें आई एम अपने आप से जोड़ लें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सॉरी कह रहा है तो सॉरी कहने का मतलब है कि डेफिनेटली स्पीकर कहेगा आई एम। तो आई एम आप एज्यूम कर लें, अपने आप से लगा लें, और आई को ही के अकॉर्डिंग बदल करके आप ही कर लेंगे और एम का वाज हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा सॉरी। तो आपका आंसर होगा ही सैड दैट ही वाज सॉरी। दूसरे हम स्टेटमेंट टाइप के आज इनडायरेक्ट स्पीच का चेंजिंग सीखने वाले हैं। तो आपने ही ने बोला सॉरी, तो इस बात को आप एक सीधे स्टेटमेंट में रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि उसने माफी मांगी। तो अगर ही ने कहा सॉरी तो निश्चित रूप से ही ने अफसोस जताया या माफी मांगी, तो उसको आप बिना दैट वाले किसी फॉर्मेट के सीधे एक असर्टिव सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ही बेग्ड हिज पार्डन। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तो आपने ये बात सारी समझ ली कि बेग्ड क्या है। बेग्ड का मतलब है मांगना, पार्डन का मतलब है क्षमादान या क्षमा मांगना। तो आप सीधा भी सीख सकते हैं कि सॉरी के लिए हमें सेड की जगह बेग्ड लगाना है और सॉरी को हिज पार्डन में चेंज कर देना है। और दूसरा आप ऐसे भी बांध सकते हैं कि सॉरी से पहले आपने आई और एम लगाया, और आई एम लिखने के बाद आपने कहा ही सेड दैट ही वाज सॉरी। तो ये आपको यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आपको शॉर्ट में बता दिए गए हैं। अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि मल्टीपल सेंटेंसेस बेस्ड और मल्टीपल एक्सप्रेशंस बेस्ड आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच लेक्चर 9 में सीखेंगे। और इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं, इस तरह के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, वे बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम जोड़ कर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से सॉरी है, सॉरी के अगले पार्ट में हम वाई जोड़ेंगे, फिर कहीं पर बिकॉज आएगा। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से जो है ये सारा जितना भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ये यूनाइट होकर के आएगा। ये जो है एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के रूप में जुड़कर आएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग सीख रहे हैं
तो आगे आने वाले लेक्चर में आप इन्हें एक ही सेंटेंस में कंबाइन करेंगे और फिर आप ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म को सीखने से पहले हम इन सेपरेटेड फॉर्म्स को समझ लेते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ही सेड व्हाई। अब इसके अंदर ये भी पता नहीं चल रहा कि इज आर एम है, वॉज वर है, क्या सेंटेंस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसमें हम आई एम भी नहीं लगा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर किसी ने ही ने पूछा क्यों, तो आप इसको स्टेटमेंट बना दीजिए, ही आस्क्ड द रीजन, उसने रीजन पूछा। इसको हम स्टेटमेंट टाइप इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ही आस्क्ड व्हाई, ही आस्क्ड द रीजन। अगर आपसे पूछा जाए ही सेड वेयर, तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड द प्लेस। अगर कोई कहता है ही सेड हाउ, तो आप कहेंगे ही आस्क्ड द वे, ही आस्क्ड द मेथड। और आस्क्ड को आप इन अदर एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि ही वांटेड टू नो द रीजन। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो है आस्क की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप आस्क से रिलेटेड कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये हम एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच में आपको अपने फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें लिखा है शी सेड बिकॉज माई मदर वॉज सिक। तो यहाँ पर जो बिकॉज दिया गया है इन्वर्टेड कॉमास के शुरू होते ही इस बिकॉज को आप सेड की जगह एक्सप्लेन द रीजन में डिस्प्ले कर देते हैं। और बाकी पार्ट बचा आपका रिपोर्टेड स्पीच का, माई मदर वॉज सिक। तो ये जो माई मदर वॉज सिक है, इसको असर्टिव सेंटेंस के रूप में आपने दैट लगा करके और पर्सन और टेंस बदल करके पूरा लिख दिया है। तो बिकॉज जब भी आ जाए तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के साथ एडजस्ट करके एक्सप्लेन द रीजन के रूप में लिख देते हैं, शी एक्सप्लेन द रीजन। और आप इसे शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं कि बिकॉज को एक्सप्लेन द रीजन करके लिखते हैं और रेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को दैट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में आप, या नेगेटिव सेंटेंस, जिस तरह का भी सेंटेंस दे रखा हो, आप बदल कर उसकी फॉर्मेलिटी जितनी भी हैं, पर्सन को लेकर हो सकती हैं, टेंस को लेकर हो सकती हैं, बदल कर आप पूरी तरह से अपने आंसर को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 में एक विशेष चीज़ आप देखेंगे। आप देखेंगे कि ही सेड के बाद आपने देखा कि यस लिखा हुआ है और यस के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि नो लिखा है और नो के साथ नेगेटिव सेंटेंस है। तो यस के साथ पॉजिटिव सेंटेंस, नो के साथ नेगेटिव सेंटेंस। और 6 में आप देख रहे हैं कि नो के साथ अफर्मेटिव है और यहाँ यस के साथ नेगेटिव है। तो अब ये क्या है, इनको हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 4 से। सेंटेंस नंबर 4 में दिया है ही सेड यस आई कैन डू इट। तो यहाँ पर आप यस का यूज सीखेंगे। अगर आपको यस किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ दे रखा है तो आप यस को डिलीट कर देते हैं, यस का कोई इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं होता। और जो आपका एक्सप्रेशन है आई कैन डू इट, आप उसको बड़े सिंपल वे में इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। तो आप लिखते हैं ही सेड दैट ही कुड डू इट। यह आपका बिल्कुल नॉर्मल रूल हो गया। आई को ही के अनुसार ही में बदल दिया, कैन को कुड में बदल दिया और डू इट। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें है शी सेड नो। अब नो विल नॉट के साथ आया है तो इस नो का कोई यूज़ यहाँ नहीं है, हम इसे डिलीट करेंगे और मानेंगे जैसे इसमें नो है ही नहीं। और जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इस बिना नो के बनाएंगे। और नॉर्मली जैसा कि आप किसी असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, आप लिखेंगे शी सेड दैट शी वुड नॉट गो देन। तो यहाँ सेड की जगह सेड आ गया, नो यहाँ का हट गया। हट क्यों गया? क्योंकि नो नॉट के साथ था तो ये डबल नेगेटिव नहीं आता, एक हट जाता है। शी वुड नॉट गो देन, विल का वुड हो गया और नाउ का देन हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि ही सेड नो आई लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पर आपने पाया कि नो एक्सप्रेशन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि मानो कि आपको कोई ऑफर दिया गया और उस ऑफर को आपने पहले डिक्लाइन किया और उसके बाद कुछ एक्सेप्ट किया, तो आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है नो के लिए अलग लगानी है और आई लाइक कॉफ़ी के लिए अलग लगानी है।
तो इस तरह से मान लीजिए कि किसी ने आपको ऑफर किया कि चाय लेंगे, पानी लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, जो भी आपसे पूछा गया, तो आपने पहले वाले को डेक्लाइन किया। तो डेक्लाइन का मतलब है ऑफर डेक्लाइनिंग, या आपने मना किया। मना करने के बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम किसी ऑफर को मना करते हैं तो वहाँ डेक्लाइन आता है। आप यहाँ पर ही डेक्लाइन द ऑफर नाम का वर्ड भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपने केवल डेक्लाइन लिखा है तो भी ये चलेगा। तो आपका सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में है वह हुआ ही डेक्लाइन। अब आई लाइक कॉफ़ी है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगाकर आप नए सिरे से लिखेंगे, एंड सेड दैट ही लाइक कॉफ़ी। तो आपने क्या किया, आपने इसको इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जैसे मल्टीपल सेंटेंस बेस्ड डायरेक्ट स्पीच हो, जिसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। तो नो के लिए डेक्लाइंड आया, और आई लाइक कॉफ़ी के लिए आपने सेड को दोबारा से लिखा और पास्ट नेफिन में बदल करके इस इनडायरेक्ट स्पीच को पूरा किया। तो शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, जब नो किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आए तो आपको नो का संबंधित एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई ऑफर मना कर रहे हैं तो डेक्लाइन करेंगे, अगर आपने किसी काम को नहीं किया है तो आप उसे डिनाइड करेंगे। इस तरह से मना करने की अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। अगर आप किसी तीसरे या दूसरे पर्सन को मना करने के लिए किसी काम को मना कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करना, और लिसनर को वह काम नहीं करना, तो वहाँ पर आप फॉरबिड लगाते हैं। तो इस तरह से मना करने के आपके एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं। मना करना, डेक्लाइन उस समय जब आपको कोई ऑफर मिला हो, और डिनाई उस समय कि जब आपको उस समय जब आप उस चीज़ को इनकार कर रहे हैं कि वो आपने नहीं किया या आप नहीं करना चाहेंगे, और फॉरबिड उस समय जब आप सामने वाले से चाहते हैं कि वह ऐसा ना करे। अब मना करने में एक वर्ड रिफ्यूज्ड और होता है। रिफ्यूज्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप नो करें कि आपके ऊपर वह बात आ रही है कि आपने किया है, या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले किसी बात को करने के लिए हाँ कर दिया हो, लेकिन बाद में आप मुकर गए हो या आपका इरादा बदल गया हो, तो वहाँ पे आप रिफ्यूज यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंस आपको नो के लिए आने वाली एक्सप्रेशंस का समझना चाहिए। और नो के बाद फिर जिस तरह की भी एक्सप्रेशन आए, आप वैसा सैड दैट लगाकर, आस्क्ड लगाकर, ये जो भी जिस तरह की एक्सप्रेशन हो आप आगे बना देते हैं। इसके बाद सेंटेंस नंबर 7 में आप देखेंगे कि ही सैड यस ही कांट फॉलो इट। सेंटेंस नंबर 6 में नो के साथ अफर्मेटिव आया था, अब यस के साथ नेगेटिव सेंटेंस है असर्टिव में। तो असर्टिव मीन्स विदाउट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में एक नया चेंज करेंगे कि हाँ यस मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया और बोला। तो यस को आपने एक्सेप्टेड दिखा दिया, तो यहाँ से यस डिलीट हो जाएगा क्योंकि यस एक्सेप्टेड के अंदर आ चुका है। और ही कांट फॉलो इट को आपने क्या किया कि उसको एंड सेड दैट ही कुडंट फॉलो इट के रूप में आपने लिख दिया। अब ये आप अच्छे से जानते हैं कि ही थर्ड पर्सन है, इसलिए वो बदलेगा नहीं, कांट का कुडंट हो गया और आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इट थर्ड पर्सन होने की वजह से नहीं बदलेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा कि ही सेड आई विल डू इट। अब ही सेड आई विल डू इट में आपने पाया कि आई के साथ विल आया है, और आई के साथ विल आना किसी आवश्यक कार्य पर जोर देता है कि मैं अवश्य करूँगा इसको। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सैड की जगह सैड आएगा, दैट आप लगा देंगे। आई की जगह ही आया तो ही के साथ शैल आएगा आवश्यक दिखाने के लिए, तो शैल का शुड होगा। हालांकि शुड की जगह वुड भी लिखा जा सकता है, दोनों सही हैं, लेकिन अगर आप शुड करें तो ये प्रेफरेबल होगा, बेहतर होगा। इस ट्रेडिशनल चेंज को हम थोड़े एडवांस चेंज में देखते हैं कि इस आई विल डू इट को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करें एक स्टेटमेंट टाइप स्ट्रक्चर में। तो ही ने कहा था कि मैं इस कार्य को ज़रूर करूँगा। मैं इस कार्य को ज़रूर करूँगा का मतलब ये हुआ कि ही ने हमें ये अश्योरेंस दिया कि इस काम को वह करेगा। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं अश्योर टू डू इट, इट मीन्स ही ने इट को करने का अश्योरेंस दिया। हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वह कहता है रेस्ट अश्योर्ड आई शैल पे यू बैक वेरी सून सैड शी टू मी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉमास के अंदर पहले रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, और
जो कॉमास के बाहर का पार्ट है सेड शी टू मी बाद में लिखा गया है। तो कॉमास कितने ही बिगिनिंग में लिखे हुए हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स स्पीकर और लिसनर वाला पार्ट पहले ही सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन को बिगिनिंग में लाना है। और रेस्ट अश्योर्ड में स्पीकर ये कहना चाहता है कि विश्वास रखिए, तो इसको आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब में यूज कर लीजिए और इसको शी अश्योर्ड मी कर दीजिए, क्योंकि शी ने मी से कहा था तो शी ने मुझे अश्योर किया, शी ने मुझे विश्वास दिलाया और कहा दैट शी वुड पे मी बैक सून। आई विल का आई का हो गया शी और विल का हो गया वुड। तो इस तरह से पे आपका वर्ब हो गया और जो यू था वो मी हो गया, क्योंकि मेरे से बात चल रही थी बैक सून। तो ये एक नई इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्मेशन है जो आपने यहाँ पर सीखी। तो रेस्ट एश्योर्ड जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और जिसे आप ये सोचेंगे कि इसे किस टेंस में बदलें, इसका क्या पर्सन है, तो रेस्ट अश्योर्ड को आप बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में यूज कर लीजिए शी अश्योर्ड मी के तौर पर, और एंड लगाकर और फिर सेड दैट लगा करके जो रिपोर्टेड स्पीच बची आई शैल पे यू बैक उसको चेंज करके पर्सन और टेंस और जो अगर रिक्वायर्ड एडवर्ब्स है उनको आप बाद में यूजुअली चेंज करके लिख लीजिए। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर है 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास बिगिन यस सेड द पीजन और आगे डू का डी का स्मॉल बनना यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ये यस का बचा हुआ पार्ट है। डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से है द पीजेंट सेड यस डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। तो आपका आंसर क्या होगा, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब है कि जो आपका स्पीकर है इसे पहले लाइए, यस को इसके साथ ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप चेंज करना शुरू कीजिए। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ये होगा द पीजेंट एक्सेप्टेड। तो यानी यस को आपने एक्सेप्टेड में लिखा, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर अभी पीछे इस तरह से एक्सेप्टेड का यूज किया था और आपने फिर आगे का जो पार्ट था उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर यस को एक्सेप्टेड में बदला एंड आस्क्ड। तो डू यू वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके लिए आपने रिपोर्टिंग वर्ब में एंड आस्क्ड दोबारा से लगाया एंड इफ ही वांटेड, और इसको जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आप यूज करते हैं का यूज करते हुए आपने इसको पूरा कर लिया। तो आपका आंसर क्या बना, पहले आपने लिखा द पीजेंट एक्सेप्टेड और उसके बाद यहाँ से एंड आस्क्ड और यहाँ से नए सिरे से फिर आपने बनाना शुरू किया। और फिर इफ इसलिए आया क्योंकि यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है और यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ इफ लिया। और इफ के बाद जो यू है, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड। यहाँ पर जो लिसनर नहीं दे रखा तो आप खुद से मी या ही मान करके उसको आपने ही सब्जेक्ट में बदल लिया। और वॉन्ट डू को हम डिड में चेंज करते हैं, लेकिन डिड बिना नोट के लगता नहीं है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। ये आप चेंज कर लेंगे कि कुड क्यों चेंज किया, ये आप जानते हैं कि टेंस किस तरह से बदलते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर हो गया द पीजेंट एक्सेप्टेड एंड आस्क्ड इफ ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। नाउ लेट्स कम एट द एग्जाम्पल नंबर 11 दिया गया है राजू सेड सुनीता व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ पर सुनीता बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर नहीं दिया गया है, सुनीता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और आगे कॉमा है। जब भी इस तरह से कोई बॉय गर्ल कोई नेम कॉमा के अंदर आता है तो सीधा सीधा जान लीजिए कि वह वर्ड लिसनर है। तो लिसनर होने की वजह से लिसनर कहाँ आता है, कॉमास के बाहर। तो आप क्या करेंगे कि आप सुनीता को बाहर ले आए। तो राजू आज सुनीता, वर्ड पहले आ गया किस जगह पर, वर्ड पहले आ गया दैट की जगह पर। और यू पहुंचा सुनीता के पास, आई मीन सेकंड पर्सन लिसनर के अनुसार बदलता है। हमने यहाँ ब्लू कलर लिखा है तो इसलिए सुनीता को ब्लू कलर में लिखा है। और यू गया सुनीता के पास तो हो गया शी। और डू यू वांट का वांटेड हो गया, क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट में इंटेरोगेटिव को हम असर्टिव में लिखते हैं, इसलिए डिड नहीं लगाया हमने और सेकंड फॉर्म कर दिया।
तो यहाँ पर ये जो एक रूल है 11 नंबर में, ये आप पीछे भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार हमने इसको रिकॉल कराया है क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 12 में ये एक अलग ही तरह से यूज होना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर सैड के बाद लिसनर नहीं है और अंदर कोई लिसनर कॉमा लगा करके लिख दिया गया है तो आप उसे बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नई बात आप सीखेंगे। जोसेफ सैड टू निक्की, माय डियर फ्रेंड आई विल हेल्प यू। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि माय डियर फ्रेंड कॉमा में है तो इसका मतलब ये लिसनर है, और निक्की यहाँ लिखा हुआ है, लिसनर ऑलरेडी अपने प्लेस पर है और स्पीकर जोसेफ यहाँ पर है। तो अब तक क्या करते थे, जैसे यहाँ सुनीता है तो सुनीता को हम बाहर ले आते थे, और बाहर लाने पर हम क्या करते थे कि उसको लिसनर मान लेते थे, लेकिन निक्की ऑलरेडी मौजूद है तो अब इस माय डियर फ्रेंड को कॉमा से बाहर निकालकर किसकी जगह पर रखें, ये हमारे लिए चैलेंज है। भाई पहले सैड के बाद लिसनर नहीं था तो सुनीता बाहर आ गई, और सुनीता को हमने सैड के बाद टोल्ड या आस्क के बाद लिख दिया, लेकिन यहाँ पर तो अगर आप देखें तो ऑलरेडी निक्की लिखा हुआ है और माय डियर फ्रेंड ये कॉमा से बाहर आना है, तो ये कहाँ जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक बड़ा सिस्टम लर्न करना पड़ेगा। वो यह है, जो माय डियर फ्रेंड है ये पुकारे गए शब्द हैं, संबोधन हैं, एड्रेसिंग वर्ड्स हैं, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं हम, कहना यह है कि निक्की को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया, ना कि माय डियर फ्रेंड से बात की। तो ये जो माय डियर फ्रेंड जो 3 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं निक्की के लिए, ये जो माय डियर फ्रेंड ये 3 वर्ड्स हैं, तो ये जो है संबोधन है, यानी निक्की को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया। यही बात हमें अपनी रिपोर्ट में लिखनी है, रिपोर्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखनी है। तो हमने इसको एक फार्मूला का रूप देने की कोशिश की है, और वह फार्मूला का रूप क्या है देखते हैं। यहाँ पर एड्रेसिंग, हम सबसे पहले यहाँ पर एड्रेसिंग लिखेंगे। एड्रेसिंग के बाद हम यहाँ पर लिसनर का नाम लिखेंगे। लिसनर हमने यहाँ ग्रीन कलर से लिखा है क्योंकि निक्की ग्रीन कलर में है, तो निक्की ग्रीन है तो निक्की लिसनर है, तो अर्थात लिसनर की जगह यहाँ निक्की आएगी। तो एड्रेसिंग हमको अपने पास से लिखना है, फिर लिसनर का जो भी नाम है वो लिखना है, और यहाँ पर जो है एज लगाएंगे, और एज के बाद एड्रेसिंग वर्ड्स लिखेंगे। अब आप इस एड्रेसिंग से यहाँ चौंकिए मत, ये जो एड्रेसिंग वर्ड्स हैं ये एड्रेसिंग वर्ड्स हैं, यानी एड्रेसिंग तो आप यहाँ लगा चुके हैं, बट ये वर्ड्स आपको यहाँ पर लगाने हैं एज के बाद। तो एज के बाद क्या लिखेंगे आप, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर स्पीकर लिखेंगे। स्पीकर कौन, जोसेफ यहाँ पर आएगा, एंड फिर सेड दैट, आस्क दैट, जो भी जैसे कि यहाँ है आई विल हेल्प यू यहाँ लिखा है, तो उसको आप फिर आगे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आपका क्या रूल हो गया, एड्रेसिंग प्लस लिसनर प्लस एज, और उसके बाद एड्रेसिंग वर्ड्स, फिर कॉमा, फिर बोलने वाला स्पीकर, फिर सेड दैट या आस्क्ड या जिस तरह का भी आपका डायरेक्ट स्पीच है के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एड्रेसिंग निक्की, निक्की कौन है, लिसनर है, एज हिज डियर फ्रेंड, यहाँ माय डियर फ्रेंड था तो ही के लिए हिज हो जाएगा, एज हिज डियर फ्रेंड, और उसके बाद कॉमा लगाया। आपने जो स्पीकर ब्लैक कलर से है तो आप देखेंगे कि जोसेफ भी हमने ब्लैक कलर से लिखा है, तो जोसेफ सेड दैट ही वुड हेल्प हर, तो आई गया जोसेफ के पास तो हो गया ही, और विल का क्या हो गया वुड, और यू का निक्की के अकॉर्डिंग हर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एड्रेसिंग, या आपको ये लर्न करना है, एड्रेसिंग निक्की, निक्की मतलब एड्रेसिंग निक्की, निक्की को अपने दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए जोसेफ ने कहा कि ही वुड हेल्प हर। तो इस तरह से आप उन सारे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे जो कि एक एडिशनल एक्सप्रेशन ऑफ एड्रेस लेकर के पहुंचे या लिखा हुआ जिस हो इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस तरह के डायरेक्ट स्पीच जिसके अंदर कुछ वर्ड्स संबोधन के रूप में पड़े हों, उसे आप एड्रेसिंग के साथ स्पीकर लगा करके एडजस्ट करके इस रूल के अंदर डालकर लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा द सोल्जर सेड वेल आई एम विद यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेल आई एम विद यू। तो अब यहाँ पर इस हुम का और वेल का क्या करें,
तो याद रखिए जब भी इस तरह की अफर्मेटिव एक्सप्रेशन हो और वेल और हूं आ जाए तो इसको आप इग्नोर करते हैं, इसको जीरो मानते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सीधा सा जो आपको असर्टिव सेंटेंस दिया है उसको आप उसको आप रिपोर्ट में बदलते हैं। रिपोर्ट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा द सोल्जर सेड दैट ही वॉज विद हिम। द सोल्जर सेड, आई का हो गया सोल्जर के अकॉर्डिंग ही और एम का वॉज विद हिम। अब यहाँ पर हमारे पास कोई लिसनर नहीं था तो हम यू को थर्ड पर्सन में अपने आप से बदल सकते हैं रिक्वायर्ड पर्सन और नंबर के अनुसार। अब यहाँ पर जो है यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कैसे बदलते हैं? इस लिसनर के अनुसार। अब लिसनर यहाँ है नहीं तो यहाँ पर हिम मान लिया और यू को आपने हिम के अनुसार यहाँ हिम कर दिया। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? शी सेड सर मे आई कम इन। तो यहाँ पर सर या मैडम आने पर आपको कुछ एडिशनल पार्ट जो यहाँ लिखना पड़ता है, तो उस एडिशनल पार्ट में आपको क्या करना है? सर या मैडम की जगह आपको विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली लिखना होता है। अगर आप एलवाई वाला एडवर्ब लगाते हैं तो फिर आपको विद नहीं लिखना पड़ता, और विद लगाते हैं तो फिर फुली में एलवाई नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा, रेस्पेक्टफुली इज इक्वल टू विद रेस्पेक्ट। या तो विद और रेस्पेक्ट दो वर्ड्स लगाइए या अकेला रेस्पेक्टफुली विद और रेस्पेक्ट की जगह काम कर जाएगा। तो यहां पर आपने किया, आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा था शी सैड, तो शी सैड लिखा है यहां पर, लेकिन यहां लिसनर तो दे नहीं रखा सैड के बाद। तो सर है तो सर का मतलब डेफिनेटली यह हुआ कि वह जो सर है वह डेफिनेटली कोई मेल पर्सन है, तो इसलिए हमने हिम कर दिया अपने आप से। तो हो गया शी आस्क्ड हिम, और सर के लिए रेस्पेक्टफुली, और उसके बाद नॉर्मल जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हमने इफ लगाया, उसको असर्टिव की फॉर्मेशन दी, इफ लगाया, आई को शी किया और मे का माइट किया, कम इन। कम को गो भी किया जा सकता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, तो हमने दोनों ही लिखे हैं। कम छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो लिख दें तो और भी अच्छा है। तो हो जाएगा शी आस्क्ड हिम रेस्पेक्टफुली इफ शी माइट गो इन। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर नंबर 8 में देखा कि कैसे हम इन वेरियस एक्सप्रेशंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसी बड़े क्वेश्चन में, जो कि मल्टीपल सेंटेंस और एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कि अंदर इसके बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे, और आप यदि इनको अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप उन क्वेश्चन से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप जान जाएंगे कि सॉरी को आप कैसे एडजस्ट करते हैं, किसी अकेले क्वेश्चन वर्ड को कैसे एडजस्ट करते हैं, अगर कहीं पर एड्रेसिंग उसके किसी पार्ट में आ जाए तो आप कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। वेल, सर और मैडम जैसे अगर जो एड्रेसिंग वर्ड्स आ जाएं तो आप उसको कैसे निभाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कोई एक सेंटेंस आपको आएगा और आप उसको सीधे सीधे दैट लगाकर या आज लगाकर बना लेंगे। अगले लेक्चर्स में आप देखने वाले हैं कि जो स्पीकर है कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करेगा, कभी इंटरोगेटिव हो जाएगा, और कभी एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, कभी केवल स्पोकन एक्सप्रेशन सॉरी या यस रह जाएगा, कहीं मात्र क्वेश्चन करेगा तो कहीं कंजंक्शन का यूज़ होगा। तो आपने हर तरह का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिया है। बस अब आप अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे अगर मल्टीपल सेंटेंसेस और एक्सप्रेशन बेस्ड डायरेक्ट स्पीच आती है तो आप उन सारे एक्सप्रेशंस को कैसे कंपाइल करें, कैसे कंबाइन करें। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस तरह के सारे लेक्चर्स को देखने के लिए, इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।